टर्म सुनी होगी सिविक वाला लौंडा। लौंडे की अहमियत नहीं है, सच में नहीं है। लौंडा काला है, चुट्टा है, कोई अहमियत नहीं है। सिविक की बहुत अहमियत है। मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर लूँ जो मुझसे वापस मोहब्बत नहीं कर रहा, तो वो तो मेरे लिए मुर्दार है ना। बड़े मज़ेदार बात जो है वो ये है कि लोग कहते हैं लिटरेचर वाले रियलिस्टिक नहीं होते। लिटरेचर वाले ही तो रियलिस्टिक होते हैं। उन्हें पता है कि डेथ रियल है। आइल्स की टीचिंग में जा सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग इज़ बेसिकली वन फील्ड। कराची में ना 1200-1300 रेट चल रहा है बंदे को मारने का ना। मैंने कहा ये तो मटन से सस्ता रेट है। सयाली ज़िलियोन साहब बड़े फेमस पोइट हैं, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला हम अच्छी शायरी भी करते हैं लेकिन अवाम पूछती नहीं है अच्छी शायरी। सो एनी पीस ऑफ राइटिंग विच इज़ इमेजिनरी, इट कुड बी लिटरेचर, either it's in the form of prose, poetry, नॉवल, किसी भी फॉर्म है, कोई भी ऐसी फॉर्म जिसमें इमेजिनेशन इन्वॉल्व हो जाती है, इट कम्स विद द लिटरेचर। So basically English literature. Why English literature? Because we live in a country where English is a very prestigious language. So English literature, it helps us to open so many doors in our life, in our career path. English literature में there are basically two fields. If we talk about English, if someone is going for a program like bachelor's in English, so he would go for English linguistics and English literature. So in English linguistics there are different fields. TESOL भी है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग भी है, ELT जिसे कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लिटरेचर है उसमें भी नॉवल की स्टडी डिफरेंट है, प्रोज की डिफरेंट है, पोइट्री की डिफरेंट है। अब साउथ एशियन स्टडीज़ हैं, ट्रांसलेशन स्टडीज़ हैं, ये सारी की सारी भी आ जाएंगी। तो लिटरेचर एज अ मेजर चूज़ करते हैं बच्चे 5th या 6th सेमेस्टर में जाके, और लिंग्विस्टिक्स भी ऐसे ही है, आप 5th या 6th में जाके चूज़ कर सकते हैं उसको। लिंग्विस्टिक्स में आगे जो फील्ड्स हैं वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं। प्रैक्टिकल से मुराद ऐसी हैं जिसमें वर्कशॉप्स हैं या ये वाली चीज़ें हैं। लिटरेचर ऐसी हैं जिसमें अगर वर्कशॉप्स हैं भी तो उसमें भी वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव राइटिंग। तो उसमें भी इमेजिनेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाना, इमेजिनेशन के ऊपर वर्क करना, और उसके बाद बच्चों को कहना क्या आप ये चीज़ को करें तो इम्प्लीमेंट करें, तो ये सेंस है। इसके अलावा ऑफ कोर्स पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली कॉलोनी रहा है ब्रिटिश की, तो जितने भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ हैं स्पेशली साउथ एशिया में, वहाँ पे इंग्लिश की बड़ी इंपॉर्टेंस है। सो इफ़ यू कैन स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, अनफॉर्चुनेटली you are very good, you are genius and you are intellectual, you are considered this way, although this shouldn't be the case, but ऐसा ही है। बड़ी पुरानी बात है, कहा जाता था BA की जो इंग्लिश है ना, जिसने ये पास कर ली सब कुछ कर लिया, तो अकेडमीज़ खुल गई, और अकेडमी लिखा होता है अभी भी बाहर लिखा होता है कि BA की इंग्लिश जो है वो 30 दिन में पास कराने वाली चीज़। तो इसलिए इंग्लिश जो है इसकी बड़ी वर्थ है। इसलिए इन इंग्लिश देयर आर डिफरेंट जॉब। आप आइल्स की टीचिंग में जा सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में जा सकते हैं। टीचिंग इज़ बेसिकली वन फील्ड, देन इट रियली हेल्प्स यू इन CSS एंड PMS अगर आपने कंपटीशन के एग्ज़ाम्स देने हैं। इसके अलावा अगर आप जर्नलिज्म को देखें या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स देखें तो वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स होती हैं, क्योंकि राइटिंग ब्लॉग्स, स्पेशली जब फ्रीलांसिंग वगैरह आ गई है, ब्लॉग्स लिखने, रिसर्च आर्टिकल्स लिखने, तो उसमें फ्रीलांसिंग में इंग्लिश आपकी बड़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो इंग्लिश इज़ हेल्पिंग यू अराउंड एट एवरी प्लेस। चीज़ें हमने हालतें तब्दील करती हैं, ठीक है, चीज़ चेंज नहीं होती, चीज़ बस एक डिफरेंट फॉर्म में चली जाती है। लाइक व्हेन विल डाई, तो कहते हैं मर जाएंगे। बुल्ले शाह तभी कहता था बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गौर पे आप कोई और। लिटरेचर कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि हम रहते हैं, ह्यूमन सोसाइटी है हमारी, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, एरिस्टोटल ने भी कहा। तो सोसाइटी को सस्टेन रखने के लिए लिटरेचर इज़ द की, क्योंकि जो लिटरेचर पढ़ने वाले हैं ना वो सेन रखते हैं सोसाइटी को। अब आप देखें कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, एवरीवन इज़ बिहाइंड मनी, मटीरियल चीज़ों के पीछे जाना, वो सारी चीज़ें, और वो बुरा भी नहीं है, सस्टेन करने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारी इनसाइड हैं। मैंने आपसे पहले भी बात की कि इंसान के अपने अंदर की जो जर्नी है उसमें लिटरेचर हेल्प करता है। हम लोगों को जितनी दफ़ा ज़िंदगी में मिलते हैं हम ऑटोमेटिकली अपनी तरफ ही आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज अब्दुल्ला से मिली हूँ, कोई बात ऐसी हो जाती है, अब्दुल्ला किसी बात में मुझे गुस्सा आ जाता है, तो मुझे अब्दुल्ला के बारे में कुछ नहीं पता चला, मुझे अपने बारे में ये पता चला कि मुझे अब्दुल्ला की इस बात से गुस्सा आया है। इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द डे जिससे भी मैं मिल रही हूँ, मेरी जर्नी ही मेरे तक वापस आ रही है। तो फिर इफ़ यू आर डाइंग और आपकी सारी मनी जो है वो जा रही है आपके अकाउंट्स में, और आप अकाउंट साथ लेके नहीं जा रहे, और एंडिंग द लाइफ। बड़े मज़ेदार बात जो है वो ये है कि लोग कहते हैं लिटरेचर वाले रियलिस्टिक नहीं होते। लिटरेचर वाले ही तो रियलिस्टिक होते हैं। उन्हें पता है कि डेथ रियल है। तो जो ज़िंदगी जी रहे हैं, कोई बंदा अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी रहा। वी आर लिविंग फॉर द पीपल। ब्रांड्स इतनी क्यों दुनिया में? मेकअप इंडस्ट्री क्या है? मेकअप इंडस्ट्री ये है कि लोगों को बताना कि द वे यू लुक इज़ नॉट इनफ, यू शुड वेयर दिस, ये। अब वो एक ही क्रीम के ऊपर नाइट क्रीम और डे क्रीम लिखते हैं तो खवातीन दोनों ले लेंगी, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू लुक गुड। क्योंकि
किसी भी इंसान की इनसिक्योरिटी के ऊपर उसको बेचा भी जा सकता है। यहाँ मैं थोड़ा सा कोट कर दूँ, बड़ा अच्छा फ़िलासफ़र है एक, हैगल कहता था कि लोगों को सबसे पहले इनसिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवाओ, वो फील कर लेंगे हम इनसिक्योर हैं, वो डर जाएंगे, फिर उनको सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करवाओ, फिर वो तुम पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे। जब वो तुम पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे फिर उन पे हुकूमत करो। दुनिया का सारा जितने इज़म्स हैं ना, ये कैपिटलिज्म, ये इज़म, वो इज़म, ये सारे ये करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस ये करवाते हैं, द वे यू आर लिविंग योर लाइफ इज़ नॉट गुड। हम बताते हैं कि कंपटीशन ये है, हम बताते हैं कि सोशलिज्म ये है। अब दोनों आगे, दोनों की लड़ाई होगी, कोल्ड वॉर होगी, पिछले 90 साल हमने देख भी ली, अमेरिका की और रशिया की, दोनों की आपस में वॉर भी होती रही। एंड पे जी अमेरिका जीत गया, अमेरिका भी क्या जीत गया कि चाइना फिर एक सोशलिज्म की पावर है वो फिर निकल आई। तो एक्चुअली हम क्या जी रहे हैं? हम कोई एक एजेंडा है जो एक अननोन सी कोई शायद फोर्स है जो हमें बताई जा रही है, हम उसके ऊपर जिए जा रहे हैं। लिटरेचर इस सारे में क्या करता है? लिटरेचर आपको सेन रखता है और आपको कहता है यू आर इनफ फॉर योरसेल्फ, यू डोंट नीड टू गो आउट, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूँ, तुम्हें खुद पता है तुमने ज़िंदगी कैसे गुजारी। बिल्कुल ऐसे मिलते हैं, स्पेशली बॉयज़, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लड़कों पे बहुत प्रेशर है, सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर बड़ा है। वो एक ही पंजाबी में इस प्रेशर कहते हैं नौकरी और छोकरी एक्सप्रेशन, मतलब वो ऐसे है कि आपने जॉब लेनी है तो फिर आपकी शादी होगी, जॉब का एक बड़ा है, जॉब होगी तो बहन की शादी करनी है, जॉब होगी तो अब्बू की दवाई लानी, मतलब बच्चे इस चीज़ को बड़ा फील करते हैं। तो बच्चे अक्सर मुझे कहते थे कि मैडम देखिए ना इसमें अब स्कोप तो नहीं है ना, तो देन हम उनको रीडिफ़ाइन करते हैं कि स्कोप जो है ना लाइफ का, पहले उसे डिफ़ाइन करो कि स्कोप है क्या। हाँ बिल्कुल, जिसने पैसे कमाने हैं फिर वो ये करे कि वो आप बच्चे हैं, हमारे ही लिटरेचर के बच्चे हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ चले गए हैं, सीख लिया, फ्रीलांसिंग कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, लेकिन एट दी एंड वो लिटरेचर इसलिए पढ़ना चाह रहे होते हैं क्योंकि लाइफ को सस्टेन करें इनसाइड। लिटरेचर आपको स्ट्रेस से बचा लेता है इनसाइड, लेकिन वही बात इसके लिए थोड़ा सा ज़र्फ भी बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा सा जिगर भी बड़ा करना पड़ेगा। दुनिया में देखें हमेशा आइडियलिज़म या आइडियलिस्ट स्पेशली जो लोग हैं उनको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक भी प्रॉफिट ऐसा नहीं देखेंगे आप जो थोड़ा रियलिस्ट हो। सारे ही आइडियलिस्ट थे। कौन ताइफ के पत्थर खा के फिर दुआ देता है? ठीक है, रियलिस्ट तो ये कहते हैं ना भाई वापस दें इनको, अल्लाह ताला इनको ऐसे अजाब दे तो फिर आपको पता चले। और फिर हज़रत नूह की मिसाल लेना तो 900 साल तक वो हदायत करते हैं, लोगों को हदायत नहीं मिलती। ये आइडियलिस्ट चीज़ है ना कि इब्राहिम को ख्वाब आता है और लोग कहते हैं ये क्या बूढ़ा, इसको बूढ़ी उम्र में एक बेटा मिला है और जवान, उसको भी जाके ये ज़िबा कर रहे हैं। ये आइडियलिस्ट चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि सेक्रीफाइस की वैल्यू है इसमें, माफ़ करके जीत जाने की वैल्यू है इन सारी चीज़ों में। तो लिटरेचर पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर ऐसे हैं जो सस्टेन कर जाते हैं उस चीज़ को कि नहीं यार हम जो पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा इंसानी लाइफ के भी करीब है और ये वैल्यूज़ के भी करीब है। लेकिन दूसरी साइड पे देखा जाए तो वो प्रैक्टिकल लाइफ से डरते भी हैं, देन उनको उसके मुताबिक उन्हें चीज़ें बता दी जाती हैं। स्पेशली अगर आप पीएचडी की तरफ चले जाएँ तो दुनिया में लिटरेचर की पीएचडीज़ बहुत कम है, क्योंकि लिटरेचर की पीएचडी 2 या 3 साल में नहीं होती। इट टेक्स लाइक 7 to 8 ईयर्स। 7 to 8 ईयर्स का ये अरसा कौन दे अब ज़िंदगी का? अच्छा, पहले हम उन्हें समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ठीक है, फिर उसके साथ साथ हम उन्हें कहते हैं कि स्टार्ट योर जॉब। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी 5th and 6th सेमेस्टर में हैं, बट दे आर टीचिंग इन स्कूल्स, दे आर टीचिंग इन अकेडमीज, इंग्लिश ही पढ़ा रहे होते हैं वो, ठीक है। फिर इससे ये होता है वो ज़रा सस्टेन कर जाते हैं। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप मैंने लास्ट टाइम करवाई, वो भी पढ़ रहे हैं अभी, वो थे 6th सेमेस्टर के, उनकी इंटर्नशिप हमने करवाई डेली टाइम्स पाकिस्तान में। डेली टाइम्स में वो गए, उन्होंने वहाँ ब्लॉगिंग भी सीखी, न्यूज़ लिखते कैसे हैं ये भी सीखा, तो उनके लिए जर्नलिज्म भी एक फील्ड निकल आई, तो वो चीज़ भी कर जाते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इनकी जो फील्ड्स हैं उनके अंदर भी लिटरेचर जो है वो बड़ा इनको हेल्प करता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ना जब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं ना वो, तो फिर वो एट दी एंड इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल फील्ड है, लेकिन इंजीनियर से ज़्यादा जॉबलेस हम देखते हैं, उस तरह भी होते हैं। लेकिन जब इस तरह उन्हें किसी जॉब पे लगा दें या कहें ना कि ये चीज़ है ऐसे, तो वो बड़ी जल्दी सस्टेन कर जाते हैं, कहते हैं हाँ वी आर गुड। और स्पेशली वही बात कि इंग्लिश जब इन्हें आ जाती है ना, पढ़ना लिखना इन्हें समझ आ जाती है क्या करनी है, फिर इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। इनके लिए आसान हो जाता है कि ये फ्रीलांसिंग करें, आइल्ट्स दें। आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, सारे बच्चे आइल्ट्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे लिटरेचर के बच्चे आइल्ट्स बड़ा ईजीली उसको कर जाते हैं, बड़े इजीली क्लियर कर जाते हैं, और वैसे ही कॉन्फिडेंट फील करता है, वो बाहर चलता है, लोगों में बात करता है, कॉन्फिडेंट फील करता है। आपको बड़ी मज़ेदार बताऊँ, मेरे पास मेरा एक स्टूडेंट आया जो भी पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, और जब वो मेरे पास आया वो 5th सेमेस्टर में था, एंड वी बोथ वर टॉकिंग। और एक और मेरा स्टूडेंट आया वो इंजीनियर था, वो CSS का स्टूडेंट था। तो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय स्टूडेंट जो लिटरेचर पढ़ता है, तो हमारी बात ही बड़ी डिफरेंट थी। वी वर टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, ह्यूमन लाइफ, सोल्स एंड थिंग्स। अब वो जो इंजीनियर था वो कॉमसेट्स का इंजीनियर था, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, और वो लाइक भी बड़ा था। वो उदास होकर घर चला गया और उसने मुझे प्रॉपर टेक्स्ट किया कि मुझे लगता है मैंने सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी है, कि आप जो बात भी उससे करी थी मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो उनको लाइफ में ये वाला कॉन्फिडेंस हम बड़ा ज़्यादा दे देते हैं कि देखो जो तुम जानते हो ना, जिस पन्ने का तुम चाहते हो वो कोई नहीं जानता।
अच्छा, साउथ एशिया में लिटरेचर का हमेशा इसलिए रहेगा स्कोप क्योंकि अगेन अनफॉर्चुनेटली हम ना ग़ुलाम हैं। अच्छा, एक ये भी एक मैं बता दूँ, एक थेरी है कि कुछ लोग पता क्या करते हैं, वो आज़ादी नहीं चाह रहे होते, वो मालिक बदलना चाह रहे होते हैं। हम उनमें से हैं। हम ना मालिक बदल के आप चाइना की तरफ जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा चाइनीज़ लैंग्वेज सब सीख रहे हैं, तो हम ना उस तरफ जा रहे हैं। तो जब तक हमारे मालिक रहे ब्रिटिश ठीक है, जब हमारे मालिक अब अमेरिका पोस्ट 9/11 बड़ा ज़्यादा रहा, वो भी ठीक है। अब चाइनीज़ आ रहे हैं तो वो भी बिस्मिल्लाह। तो हम ना चौधरी बदलते जा रहे हैं, मज़ारिया ने खुद नहीं करना कि हिल के कोई काम कर रहे हैं। ये वाला हमारा इशू है। तो हमेशा यहाँ पे इंग्लिश का इसलिए रहेगा क्योंकि इंग्लिश जब तक पावर में है दुनिया में, इंग्लिश लैंग्वेज जब तक पावर में है, इंग्लिश का स्कोप पावर में, लिटरेचर पावर में। जाहिर है जब आप किसी लैंग्वेज में घुसते हो, आपने उसको पढ़ना है, आपने उसके कल्चर को जानना है। कल्चर को जानना है तो लैंग्वेज को यूज़ करना है, उसके लिटरेचर को पढ़ना है। तो ज़ाहिर है ये साउथ एशिया में तो हमेशा, क्योंकि साउथ एशिया के लोग अब देखिए दुनिया में बैंकरप्ट हो रहा है, श्रीलंका हो रहा है साउथ एशिया में, पाकिस्तान हो रहा है साउथ एशिया में। तो जहाँ भी आप देख लें यही चीज़ चल रही है। तो ये हम सारे के सारे जो है ना, ये पूरा रीजन जो है ये अनफॉर्चुनेटली ना ये ग़ुलामों का रीजन है, जो जहनी तौर पे हम ग़ुलाम है। जो साउथ ईस्ट एशियन लिटरेचर में एक और बड़ी अच्छी बात, बहुत अच्छा लिटरेचर तब प्रोड्यूस होता है जब बहुत बड़ा गम होता है। लिटरेचर का ताल्लुक ना महरूमी से है। जैसे मैं पोइट्री करती हूँ, तो अब किसी ने अगले दिन मुझसे पूछा शायरी की, तो मैंने कहा बहुत दिन हुए नहीं की। तो कहते क्यों नहीं की? मैंने कहा महरूमी महसूस नहीं हो रही। उसने कहा अच्छा तो महरूमी महसूस कर लो। मैंने कहा फिर नेमतों से ना मतलब ना शुक्र हो जाता है इंसान। तो मैंने कहा मैं धक्के से महरूमी महसूस करती हूँ तो लगता है जॉन एलिया बन गई। मतलब एक मेरे अंदर बड़ी अजीब सी चीज़ चल रही। तो लिटरेचर का ताल्लुक हमेशा गम से होगा। तो जब पार्टीशन हुई ना, तो दोस्तों से जुदा हुए, लैंड्स अलग अलग हुई। मंटो का अगर आप वो टोबा टेक्सिंग देखें तो पागल भी अलग अलग हुए। हिंदू पागल इंडिया में जाए, मुसलमान पागल पाकिस्तान में रहें। तो पार्टीशन ना सिर्फ डिवीजन हो रही है ज़मीन की, लैंड की, बल्कि पार्टीशन हो रही है लोगों की भी। तो वो सारे लोग अलग अलग हुए। उसने साउथ ईस्ट एशियन लिटरेचर इतना रिच कर दिया ना, इतना रिच कर दिया कि अगर वो लिटरेचर उर्दू में से इंग्लिश में ट्रांसलेट होता तो ये बेस्ट वॉर लिटरेचर है। लिटरेचर की एक और जो साइड है जो हमने गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ी, उसे कहते हैं वॉर लिटरेचर। वो वॉर लिटरेचर ही पढ़ते हैं। उसमें हम ऐसे लेटर्स पढ़ते हैं जो फौजियों ने लिखे होते हैं। और हमने उसमें मंटो को भी पढ़ा। तो मंटो ने भी वॉर या सेंस वो पार्टीशन के दौरान जब लिखा गया तो उसने वो ट्रॉमा लिखा। तो एक नया लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, ट्रॉमा लिटरेचर। वो ट्रॉमा लिटरेचर साउथ ईस्ट लिटरेचर के में आता है। और अगर मोहसिन हामिद को देख लें या जितने भी ये नए साउथ एशियन इंग्लिश राइटर्स को देख लें, इन सारी इन्हें पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर भी कहते हैं। इस सारी के अंदर हमें सिर्फ ये जो एक मेन चीज़ नज़र आती है ना, पार्टीशन जो है ना उसका इम्पैक्ट नज़र आता है। जैसे वो पार्टीशन हो इतने साल पहले गई है, लेकिन नस्लें भी जो नई पैदा हो रही हैं उनके अंदर वो चीज़ उस तरह नज़र आती है, साई की तरह नज़र आती है। तो ट्रॉमा लिटरेचर एक बड़ा अच्छा प्रोड्यूस हुआ उसको। ऑब्जेक्टिव इन लिटरेचर इसलिए क्योंकि लिटरेचर ना सबसे पहले आपको बताता है कि तुम कुछ हो। देखिए मेरे अगर पैसे रख देंगे ना आप यहाँ पे, जैसे कराची की मिसाल है। तो कराची में एक बंदे को, जैसे मैंने अगले दिन को मुझे बता रहा कराची में ना 1200-1300 रेट चल रहा है बंदे को मारने का ना। मैंने कहा ये तो मटन से सस्ता रेट है जो पंजाब में मटन का रेट चल रहा है। तो हम हंसने लगे यार इस बात पे, बड़ी ट्रॉमाटाइजिंग बात है, लेकिन हम हंस रहे थे। इंसान की ना बड़ी इंपॉर्टेंस है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि मैंने इसे खलीफा बना के भेजा। फरिश्तों ने कहा इसे ना बना के भेजो, ये दुनिया में हर भी करेगा। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। तो इतने हज़ारों बल्कि करोड़ों सेल्स में से हम क्यों चूज़ हुए कि हम पैदा हों? फिर अल्लाह इतनी मेहनत करता है कि 1,24,000 पैगम्बर भेजता है। फिर उसमें से भी बिल्कुल एंड पे अपना जो फेवरेट वाला नबी है वो भेजता है। और उनमें से कई नबी जो हैं वो हम भी इंसान ही कत्ल कर देते हैं। अब वो फॉल ऑफ एडम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर चीज़ अगर आप देखें तो ये सिर्फ एक चीज़ के लिए है, टू मेक यू अ ह्यूमन, रिफाइन ह्यूमन। वो रिफाइन जो ह्यूमन है ना, जब हम मटेरियल लाइफ में आकर उसे कहते हैं ना तुम कुछ नहीं हो। जैसे मैं पता क्या हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ जिसने भी ज़िंदगी में असला उठाया या जिसने भी ज़िंदगी में ब्रांड्स को ज़्यादा अहमियत दे दिया, ऐसा नहीं कि ब्रांड्स पहने ना पहने, लेकिन इस तरह अहमियत दे दी है कि अगर किसी ने ब्रांड नहीं पहना तो बिल्कुल आप उसको बुला ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे उससे। या फिर आपने नई नई गाड़ियाँ देखी होंगी, अब हर तरह की तो गाड़ी आ गई है। तो लोगों की पहचान ना ये बन गई है यार करोला वाला। तो आपने टर्म सुनी होगी सिविक वाला लौंडा। लौंडे की अहमियत नहीं है, सच में नहीं है। लौंडा काला है, चुट्टा है, कोई अहमियत नहीं है। सिविक की बहुत अहमियत है। ठीक हो गया। इसी तरह ATM कार्ड्स की अहमियत है। तो हमने लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू कर दिया। हम कहते हैं ना औरतें बड़ी ऑब्जेक्टिफाई होती हैं, औरतों को गुड़िया कहा जाता है, बुरी बात है। लड़कों को भी ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लड़कों के ATM कार्ड्स देखे जाते हैं, और ये भी दोनों साइडों पे बुरी बात है। लिटरेचर सबसे पहले आपको बताता है नहीं, यू आर अ सब्जेक्ट कंप्लीट इन योर सेल्फ। तुम्हें कोई ब्रांड, कोई गाड़ी, कोई पैसा तुम्हें कंप्लीट नहीं करता, तुम्हें खुदा ने कंप्लीट करके भेजा है। अल्लाह ताला का नाम भी अल मुसव्विर हो, तो तुम खुदा की बनाई हुई तस्वीर हो एक। तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि इधर उधर से और भी चीज़ें खींचो।
हमेशा दुनिया में जिन्होंने तलवारें उठाई या जिन्होंने बंदूकें उठाई, मुझे हमेशा ही मेरा बड़ा मानना उनकी बात में दम नहीं था तो उनको उठानी पड़ गई। रसूल ने उठाई भी तो चलाई नहीं उस तरह, डिफेंसिव वॉर है इस्लाम में, क्योंकि उनकी बात में बड़ा दम था। तो सब्जेक्ट के ऊपर इसलिए ज़्यादा फोकस है ताकि सब्जेक्ट की कोई ओपिनियन और वो चीज़ों को शेप कर सके। लिटरेचर पैदा होता है इससे, फ़िलासफ़ी वॉज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, लिटरेचर इससे पैदा होता है। लिटरेचर ने फिर वो चीज़ें की जो इंसान की एस्थेटिक्स को करें, मतलब उसको प्लीज़ करें। जैसे शायरी आ गई तो पहली दफ़ा को जो फॉर्म, इवन खुदा ने भी लिटरेचर चूज़ किया ना, राइमिंग में है। कुरान पाक को भी देखें, राइम में लिखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही वो पोइट्री है, पोइट्री से मुराद कोई और चीज़ है मेटाफोरिकली। वो राइम में अल्लाह ताला सूरत रहमान लिखता है तो रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, अल्लाह ताला कोई और भी तो वे रख सकते हैं ना। अल्लाह ने रिदम राइम को चूज़ किया क्योंकि ये प्लीजिंग है, एस्थेटिकली प्लीजिंग। तो लिटरेचर अयाशी का नाम है, एक इंटेलेक्चुअल अयाशी अगर आप कह लें ना। और इंटेलेक्चुअल थर्स्ट जो है ना वो फ़िलासफ़ी है। और जो साइकोलॉजी है ना वो फिर अब की फील्ड है, वो साइंस है। उसके अंदर लिटरेचर, अगर किसी को स्ट्रेस है, लिटरेचर वुड हेल्प इट। अगर कोई किसी डीप थाट में जा रहा है, फ़िलासफ़ी के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो साइकोलॉजी साइंटिफिकली इंसान की स्टडी, जो इंसान के बारे में बताया कि इंसान कैसा महसूस करता है। लिटरेचर इंसान के एस्थेटिक्स के बारे में है, क्योंकि जब इंसान महसूस कर रहा है तो कोई ना कोई वे आउट तो निकालेगा ना कनेक्ट होने के लिए। और फ़िलासफ़ी इन सब के ऊपर है। फ़िलासफ़ी इनके लिए समझ लें एक एम्ब्रेला टर्म है। फ़िलासफ़ी इनको यूनिवर्स के साथ भी कनेक्ट करती है। तो ये कहीं ना कहीं इंसान से दूसरे इंसान और उसके बाद यूनिवर्स के साथ पूरा का पूरा कनेक्शन है। अच्छा, आई रियली लाइक पोइट्री। उसकी रीज़न ये है कि दो मिसरों में इतनी कायनाती बात होती है कि आप उस पर पूरी किताब भी लिख लें कभी कभी तो कम लगती है, तशरीह उसकी करने बैठें तो बड़ी कम। लेकिन पढ़ाने में ड्रामा बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी क्रिटिकल थेरीज फ़िलासफ़ी, आई रियली लाइक इट। क्योंकि जब तक आपका माइंड नहीं सोचेगा ना, वो बार बार चीज़ों को नहीं देखेगा, ये चीज़ क्यों है, एग्जिस्टेंस, ऑटोमोलॉजी के क्वेश्चंस, एंटोलॉजी के क्वेश्चंस, कहना ये कि वाई डू यू एग्जिस्ट, वाई डू वी एग्जिस्ट, इवन मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, आप अब्दुल्ला बैठे हैं, हमें कैसे पता है कि ये रियल है, हम ड्रीम तो नहीं देख रहे। जैसे एक चाइनीज़ फ़िलासफ़र कहता है, हो सकता है मैं रियल में एक बटरफ्लाई हूँ और मुझे हाब आ रहा हो कि मैं एक इंसान हूँ। तो इस तरह की चीज़ें फ़िलासफ़ी इट रियली हेल्प्स यू टू थिंक ऑन थिंग्स। शेक्सपियर इज़ अ ब्यूटिफुल राइटर, ब्यूटिफुल ड्रामाटिस्ट। शेक्सपियर, अच्छा शेक्सपियर लकी भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एक लिखा भी, मेहनत भी है, पर लकी बहुत ज़्यादा। क्रिस्टोफर मार्लो का अगर आपने नाम सुना हो, वो ना अपने 20s में ही ना उसकी डेथ हो गई। तो अगर क्रिस्टोफर मार्लो ज़िंदा रह जाता ना तो कहीं ना कहीं शेक्सपियर ना होता, क्योंकि मार्लो अपने 20s में वो ड्रामा लिख रहे हैं ना जो शेक्सपियर अपने मैच्योरिटी में जाकर। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। और वो जी हमारी यूनिवर्सल किस्म का है और आज भी हमारी ज़िंदगियों में चल रहा है, सब कुछ है, अच्छी बात है। लेकिन शेक्सपियर बहुत अच्छा ड्रामाटिस्ट है, लेकिन लकी भी बहुत है, बहुत ज़्यादा लकी है। इशफाक अहमद साहब के ड्रामे हैं, तो इशफाक अहमद का ड्रामा पढ़ा हुआ है और शेक्सपियर का ड्रामा पढ़ा हुआ है, तो ये ना कूल लगने वाली सेंस में हम जब कहते हैं ना शेक्सपियर, आई लाइक हैमलेट, आप पूछो हैमलेट में है क्या तो अगले बच्चे को नहीं पता होगा। तो ये ज़रा लकी इस सेंस में भी हो गया, बिकॉज ही वॉज पोइटिक लाइसेंस इज़ एक्चुअली जैसे पोइटिक जस्टिस होता है ना कि अच्छे के साथ अच्छा हो जाना और बुरे के साथ बुरा हो जाना। पोइटिक लाइसेंस को आप ऐसे ले लें कि पोइट्री करने की जो एक चीज़ है, वैसे तो बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है। आजकल के मैं क्रिटिसाइज़ नाम लेके नहीं करूँगी, बहुत सारे ऐसे पोइट्स हैं जो आपने भी देखा हो तो इस तरह लिखते हैं कि उस शेर को सुनकर माशरे की इस्लाह नहीं हो रही कहीं भी, उस शेर को सुन के आप वाह भी नहीं कर रहे। ज़्यादातर ऐसे भी अशार आ गए हैं, ऐसे मुशायरे होते हैं आप अपने फैमिली के साथ बैठ के मुशायरा नहीं सुन सकते। तो ये जो लाइसेंस है ना, ये बड़ा मुझे लगता है आवाम के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है, पब्लिक। हमारे यहाँ ऐसे भी पोइट्स हैं, अली ज़रियून साहब बड़े फेमस पोइट हैं, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला हम अच्छी शायरी भी करते हैं, लेकिन आवाम पूछती नहीं है अच्छी शायरी। आवाम कहती है हम इस तरह की शायरी सुनाओ, तो फिर जो बिकता है वो बेचना है। तो ज़ाहिर है प्रैक्टिकल लाइफ में पोइट्स भी बड़े प्रैक्टिकल हो गए। मुझे राजा गिद्ध बहुत पसंद है, मैं बानो कुदसिया, और राजा गिद्ध मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि राजा गिद्ध में हराम और हलाल की बहुत ही अच्छी फ़िलासफ़ी है। वो बात करती हैं गिद्धों के बारे में कि जो गिद्ध है ना, हम उनसे बड़ी नफ़रत करते हैं कि ये मुर्दार खाते हैं, लेकिन अगर वो मुर्दार खाना छोड़ दें, अगर, तो आपके जितने गंदे जानवर हैं, मुर्दा जानवर हैं, वो तो गंदगी फैला देंगे, बीमारियाँ फैला देंगे। इसी तरह कुछ इंसान होते हैं जो हमें बड़े गंदे लगते हैं, जैसे तवाइफ़ें कह लें, कोठे कह लें, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उठा रहे हैं, वो माशरे की गंद उठा रहे हैं ताकि घर जाके वो अपनी बीवी को ना मारे। अब बात ये करेंगे तो कहीं मजहबी लेवल पे ये बात बिल्कुल गलत भी हो सकती है, बिल्कुल और तरह भी देखी जा सकती है, लेकिन देखने का पर्सपेक्टिव ये है कि समटाइम्स हम सारे के सारे, हम सारे इंसान भी कहीं ना कहीं मुर्दार खा रहे होते हैं। अगर मैं एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर लूँ जो मुझसे वापस मोहब्बत नहीं कर रहा, तो वो तो मेरे लिए मुर्दार है ना, तो मैं क्यों खा रहा हूँ उसे।
तो उसमें फिर वो राजा गिद्ध की बात करते हैं कि इंसान एक राजा गिद्ध है जो फिर मुर्दार को खाता है। तो मेरे ख्याल में वो जो फ़लसफ़ा है ना परिंदों का इंसानों के साथ, वो बड़ा खूबसूरत है। आर्ट फॉर आर्ट सेक वॉज अ मूवमेंट, ये अमेरिकन मूवमेंट थी। एडगर एलन पो बड़ा इस मूवमेंट में आगे था। आर्ट फॉर आर्ट सेक का ये मतलब होता है कि आर्ट को सिर्फ इसलिए लिखना क्योंकि वो आर्ट किसी, यानी इसका कोई प्रैक्टिकल मीनिंग नहीं है। जैसे शायरी में बहुत सारी ऐसी शायरी है जो प्रैक्टिकल मतलब उसके नहीं एस्पेक्ट्स निकलते, क्योंकि कुछ इनकलाबी शायरी है जो रेवोल्यूशन की बेस के ऊपर, जैसे अबीब जालिब या फैज़ लिखते थे तो वो बड़ी आर्ट फॉर लाइफ सेक हो जाता है। लेकिन आर्ट फॉर आर्ट सेक बिल्कुल एस्थेटिक्स को प्लीज़ करने के लिए, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये आर्ट फॉर आर्ट सेक है क्योंकि ये हमारी एस्थेटिक्स को प्लीज़ कर रहा है। तो मेरे ख्याल में आर्ट फॉर आर्ट सेक होना चाहिए। हर चीज़ को प्रैक्टिकल करना या लाइफ से रिलेट करना अच्छी बात है वो भी, लेकिन आर्ट फॉर आर्ट सेक भी है और आई थिंक इट्स अ गुड मूवमेंट। ये ऐसे तो बहुत सारी कोटेशन मुझे पसंद है। ऑस्कर वाइल्ड की जो आगे मैं कहती हूँ टू डिफाइन इज टू लिमिट, वो वाली बात मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि कोई भी बात ना यहाँ ख़त्म नहीं होती ना, तो टू डिफाइन इज टू लिमिट। लेकिन कोटेशन की बात की जाए और बाबुल इल्म की बात की ना की जाए वो हो नहीं सकता। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम जो है ना वो ना फरमाते हैं कि जो बारिश का है ना, बारिश के कतरे वो अगर एक सांप के मुंह में चले जाएंगे ना तो वो उसको जहर बना लेगा। अगर वही बारिश का कतरा सीप के मुंह में चला जाएगा ना तो वो उसको मोती बना लेगा। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ समथिंग दैट मैटर्स। तो दुनिया का किसी भी बच्चे का, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों से लेकर दुनिया सारी का एक ही फ़लसफ़ा है, सबको यूनिवर्स उतनी ही प्रोवाइडेड है जितनी आपको, जितनी मुझे, जितनी रसूल को प्रोवाइडेड थी, जितनी भी किसी को प्रोवाइडेड, क्योंकि खुदा का इंसाफ ऐसा नहीं है ना। एक तो मुझे एक चीज़ बड़ी हैरान भी कर गई कि इतनी फास्ट दुनिया है और उसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। मैं दबिस्तान इकबाल में जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि मैडम मेन इशू क्या है हर बंदे का, तो मैंने कहा मेन इशू है सेल्फ सेंटर्डनेस। हमने ना सिर्फ ये सोचना शुरू कर दिया, जबकि हमें हमेशा बताया गया यूँ सोचना है, अपने से पहले भी किसी और का सोचना है। यू आर थिंकिंग अबाउट द अदर पीपल। आप सोच रहे हो कि हमें एजुकेशन जैसा प्लेटफॉर्म देके दूसरों की हेल्प करनी है और चीज़ें करनी है। दिस इज़ वेरी रेयर इन दिस वर्ल्ड एंड आई थिंक वो मेरे एक सर थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मुरीद अलवी साहब, वो कहा करते थे कि कायनात में ना हम जैसे लोगों की तादाद, हम जैसों से मुराद उनकी तो लिटरेचर था पढ़ाने वाला और मदद करने वाला, वो कहते थे हम जैसों की तादाद ना 2% है और 98% जो है ना उसको जो रिस्क मिलता है ना वो हमारी बरकत से मिलता है। तो माविन जैसे ग्रुप्स जो हैं या जो भी लोग जो दूसरों का सोचते हैं, ये इनकी बरकतें हैं तो ये दुनिया चल रही है। तो ये दुनिया अभी तक सूरज में गिरी नहीं है वापस, वरना दुनिया में ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह से इस दुनिया को फाड़ दिया जाए।